Hello everyone, my name is Indraseen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session because on today's session we are going to talk about a few structures, very important structures which we often use during our English communication. तो आज हम ये जानेंगे कि वो कौन से बेसिक स्ट्रक्चर्स है, तीन चार स्ट्रक्चर्स को कोशिश करूंगा मैं कवर अप करने की। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका यूज कैसे करते हैं और किस तरीके से वो हमारी डेली कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकते हैं इंग्लिश में और वो कितने कॉमन होते हैं। तो आइए पहले स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं जो कि काफी एक मिस्ट्री बनी होती है लोगों के बीच में कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, एंड दैट इज टू यूज हैव एंड हैड ऑल टुगेदर। यस माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी एक स्टेटमेंट में हम हैव और हैड का यूज एक साथ कर सकते हैं या नहीं, या हैज और हैड का यूज एक साथ कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत लोगों का मानना ये होता है कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है, बट ये ग्रामेटिकली करेक्ट है और इसका यूज हम दो तरीके के सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। पहला हम इसका यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सिचुएशन में और दूसरा हम इसका यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के केस में। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये हैड है क्या। तो हम लोगों को हमेशा से यही बताया गया और समझ पाया हम लोगों ने कि हैड क्या है, सहायक क्रिया होती है यानी हेल्पिंग वर्ब होती है। बट ये जो हैड है ये क्या है, हैज और हैव का पास्ट फॉर्म भी होता है यानी थर्ड फॉर्म भी होता है। जैसे डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, बट ये सहायक क्रिया के अलावा मेन वर्ब का भी काम करती है। वैसे ही हैड भी क्या है, थर्ड फॉर्म का काम करता है। कभी कभी किसी स्टेटमेंट में ये मेन वर्ब का भी काम करता है अपार्ट फ्रॉम सहायक क्रिया और हेल्पिंग वर्ब। तो पहले सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे हम इसका यूज करते हैं। सी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसी भी सिचुएशन में अगर हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, अगर हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, उस केस में हम कभी भी हैविंग का यूज नहीं कर सकते, यानी हैव के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कह रहा हूं कि आई एम हैविंग दिस फोन, अगर मैं बोल रहा हूं आई एम हैविंग दिस फोन, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट ग्रामेटिकली। आई हैव दिस फोन, ठीक है, यानी मैं इस फोन को पजेस कर रहा हूं। तो पोजेशन के केस में मैं हैव के साथ आईएनजी नहीं लगा सकता, उस केस में मुझे हैव को ही यूज करना होगा। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो अगर मान लो एक कंडीशन है, एक सेंटेंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव हैड, आई हैव हैड हेडेक सिंस मॉर्निंग, आई हैव हैड हेडेक सिंस मॉर्निंग। तो मुझे सुबह से सर दर्द है और वो जारी भी है। तो अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस ये लिखता हूं दैट आई हैव बीन हैविंग, आई हैव बीन हैविंग हेडेक सिंस मॉर्निंग, सो इट इज गोइंग टू बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं एक काइंड ऑफ अ पोजीशन है हेडेक का, तो इसलिए हम वहां पे यूज नहीं कर सकते हैव के साथ आईएनजी और वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं आई हैव हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग। इसके अलावा हम बोल सकते हैं आई हैव हैड फ्यू लीव्स, आई हैव हैड फ्यू लीव्स फॉर दिस मंथ, यानी इस महीने में मेरे पास 2 से 3 छुट्टियां थी और वो जारी भी है, दैट इज वाई यहाँ पे हम हैव और हैड का यूज करेंगे। तो इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट में जो यूज होता है उसका वहां पे हैड एज ए सहायक क्रिया ना यूज होके मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में यूज होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये कंफ्यूजन जो है आपका वो क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वी कैन हैव मोर एग्जांपल्स एंड मोर एक्सरसाइज ऑन दिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज might have been। yes my dear friends, might के साथ have को हम कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। might क्या है, may का पास्ट फॉर्म है, यानी प्रोबेबिलिटी के केस में हम might का यूज करते हैं। बट जैसे ही might के साथ have का यूज करते हैं हमारा स्टेटमेंट पास्ट में बनता है। now might have किस तरीके से यूज होगा, पहले हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। तुम पहुंच गए होते, तुम सुन लिए होते, तुम पढ़ लिए होते, तुम सीख लिए होते, तुम खेल लिए होते। अब ये जितने भी स्टेटमेंट मैंने आपको बोले, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आपको लगेगा क्या कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्क, यानी जो एक्शन हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो नहीं हुआ है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता हूँ कि तुमने क्लास की होती, इट मींस यू हैवंट डन द क्लास। तुम पढ़ लिए होते, इट मींस यू हैवंट डन द स्टडी। यानी अल्टीमेटली जो प्रोबेबिलिटी है उसका रिजल्ट क्या है, क्लियर है। उस केस में जहां पे प्रोबेबिलिटी में रिजल्ट क्लियर होता है, वहां पे हम माइट हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और सेंटेंस इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है एंड फॉर्मूला बन जाता है सब्जेक्ट प्लस माइट हैव
plus V3 plus object. So you might have talked to your father, you might have gone there, you might have caught your train, you might have taken English class, you might have spoken English. तुमने अंग्रेजी बोला होता या बोल लिया होता. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है कि तुमने नहीं बोला. तो जब भी आपको हिंदी में इस तरीके के वाक्य आते हैं बोलने के लिए, इस तरीके का सेंटेंस आता है बोलने के लिए, तो प्लीज अप्लाई एंड यूज दिस स्ट्रक्चर. आपको अच्छा लगेगा एंड दैट विल एड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन. कभी कभी एक केस आता है माइट के साथ बीन का. वो कब आता है? जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है. उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल, पुस्तक लिखी गई होती, चाय बनाई गई होती, खाना बनाया गया होता, तुम पढ़ाए गए होते. नाउ इस तरीके के एग्जांपल्स में एक चीज आपने ऑब्जर्व किया कि जो वर्क हो रहा है वो किसी के द्वारा हो रहा है और सब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं है. तो जब इस तरीके की प्रोबेबिलिटी हो उस केस में हम हमेशा माइट हैव के साथ बीन का यूज करते हैं. सो ही माइट हैव बीन टॉट, द बुक माइट हैव बीन रिटन, द फूड माइट हैव बीन कुक्ड. तो इस तरीके के एग्जांपल को हम इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे. माय डियर फ्रेंड्स, इसका यूज डेली कन्वर्सेशंस में बहुत फ्रीक्वेंटली होता है. एंड इफ यू नो द वेरिएशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट वुड बी वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस on the basis of might have and might have been. तो अभी तक हमने 3 स्ट्रक्चर देखे, एक स्ट्रक्चर और देखेंगे एंड विल ट्राई टू फिनिश अप विद 4 स्ट्रक्चर्स ताकि वर्कलोड भी ज्यादा ना हो और हम धीरे धीरे इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. नाउ द फोर्थ स्ट्रक्चर इज कुड हैव. यस माय डियर फ्रेंड्स, कुड हैव का यूज हम कब करते हैं? सिंपल. सकता था, मैं पढ़ सकता था, मैं जा सकता था, मैं बोल सकता था, मैं हंस सकता था, मैं रो सकता था या मैं गा सकता था. तो इस तरीके के अगर स्टेटमेंट आते हैं या आप बोलने की कोशिश करते हो तो उस समय हम यूज करते हैं कुड हैव का. सो यू कैन कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस लाइक दिस. आई कुड हैव गॉन देयर, आई कुड हैव टेकन द क्लास, आई कुड हैव shared the information, I could have written this book, I could have participated in the function. और इसमें भी जैसे हमने might have के साथ been को ऐड किया वैसे इसमें भी been को ऐड कर सकते हैं अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनता है. नो फॉर एग्जांपल, क्रिकेट का मैच खेला जा सकता था, पुस्तक लिखी जा सकती थी, उनको पढ़ाया जा सकता था. यानी यहाँ पे जो व्यक्ति काम कर रहा है या कार्य में इन्वॉल्व है वो कहीं से भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, यानी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. उस केस में हम हमेशा कुड के साथ हैव और हैव के साथ बीन को यूज करते हैं. दिस बुक कुड हैव बीन रिटन, इट कुड हैव बीन डन बेटर, यानी ये और अच्छा हो सकता था. तो कौन अच्छा कर सकता था? वी डोंट नो, इसीलिए इसको भी हम पैसिव वॉइस में कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो ये जो 4 स्ट्रक्चर मैंने दोस्तों आपको शेयर किया या बताया इंग्लिश में, बहुत ही कॉमन है और इनका डेली लाइफ में हम हर दिन यूज करते हैं. तो कोशिश करिए कि आप ये जो सेंटेंसेस आप हिंदी में अभी तक बोलते आए थे या बोलते हैं उनको इंग्लिश में बोलने का, और जो लोग इंग्लिश में बोलते आए थे और कहीं से कोई कमी थी या कहीं से कोई मिस्टेक्स होती थी उसको इंप्रूव करके करेक्ट करके बोलने का. सो आई होप कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड subscribe to our channel because we always try to come with these videos with a lot of information which may add the value in the youngsters life and definitely career also. So this is Indrasingh Pandey signing off, and I'll see you tomorrow in the next video, next session. Till then, take care, all the best, keep smiling, keep watching Job Center. Thank you.